Good morning to all. Welcome to TSN the school, and today I am going to explain class 9 science chapter number 10. The name of this chapter is gravitation and it is the first part of this chapter. Yes, I am going to start. Gravitation. What is the means of the gravitation बेटे? हिंदी में इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण. Okay? Now, in chapter 8 and 9, we have learned about the motion of objects and force as the cause of motion. लेसन नंबर 8 और 9 के अंदर बेटी हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है और वो किस तरीके से मोशन कंडीशन के अंदर आता है. We have learned that a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object. हमने ये भी सीखा लेसन नंबर 9 में कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने पर उसकी स्पीड में और उसकी डायरेक्शन में और उसकी पोजीशन के अंदर चेंज किया जा सकता है. वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फर्स्ट टुवर्ड्स द अर्थ. हमने ये देखा है कि जब हम किसी ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ड्रॉप आउट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है ना. भले हम उसे कहीं भी फेंकें, हम अगर उसे ऊपर की तरफ भी फेंकते हैं तो कहाँ जाता है? वो नीचे की तरफ ही जाता है. वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन. हमें ये भी पता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. द मून गोज अराउंड द अर्थ. और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. इन ऑल दिस कॉसेज देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. इस बात से हमें ये समझ में आता है कि कोई तो ऐसा फोर्स है जो कि इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है. समझिए बात को बेटा. चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या स्टडी किया था? मोशन. चैप्टर नंबर 9 में हमने क्या स्टडी करा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो हमने वहाँ पे ये तो स्टडी कर ही लिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन कंडीशन के अंदर है दैट मीन्स उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो यदि हम हमारे डेली रूटीन के अंदर और नेचर में यदि हम देखते हैं कि प्लैनेट जो है वो सन की चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं या मून जो है वो अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, दैट मीन्स इनके ऊपर कोई तो फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं. ठीक है. आइजैक न्यूटन कुड ग्रैस्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस. जो न्यूटन्स थे जो उन्होंने सबसे पहले ग्रेविटेशन का पता लगाया. एक्चुअल में ग्रेविटेशन तो पहले से ही था लेकिन और कोई भी साइंटिस्ट जो है वो इसके बारे में अपनी स्टडी नहीं कर पाए. तो सबसे पहले हमें ग्रेविटेशन के बारे में जिन्होंने बताया वो कौन थे? आइजैक न्यूटन थे. तो उन्होंने बताया कि भाई ये जितना भी मोशन हो रहा है इन सब के ऊपर एक ही तरह का फोर्स अप्लाई होता है एंड द फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. और इस फोर्स को क्या नाम दिया उन्होंने? ग्रेविटेशनल फोर्स. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट ग्रेविटेशन एंड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बेटे. हमारे डेली रूटीन के अंदर हम जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो किस तरीके से गति कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, और यदि कोई फ्रूट जो है वो ट्री पे से नीचे गिरता है तो वो नीचे ही क्यों आता है. इन सब बातों का जो आंसर है, इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेगा. और हम इसके अंदर स्टडी करेंगे किसकी? हम इसमें स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन की और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की. वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ. वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस. हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो अलग अलग जगह के ऊपर एक ही क्यों आता है. और इसके अलावा हम ये भी स्टडी करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट जो हैं जब उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो क्या वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं. तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा जिसका नाम है ग्रेविटेशन. ओके. नाउ वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ
एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज अ सर्टन हाइट एंड देन फॉल डाउनवर्ड्स। हमें ये अच्छे से पता है कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड्स की तरफ फेंकते हैं, थ्रो आउट करते हैं, तो वो कहाँ पे आता है, एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन्स वर सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। एक बार जब न्यूटन पेड़ के नीचे, एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, तो एक एप्पल उन ऊपर से नीचे गिरा। तो जब वो गिरा तो उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या वजह है कि ये जो एप्पल है ये ऊपर की तरफ नहीं गया, ये पेड़ से टूटने के बाद में नीचे की तरफ ही क्यों आया। एंड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, फिर न्यूटन ने सोचना शुरू करा। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। फिर उन्होंने सोचा कि यदि अर्थ ने ही एप्पल को अट्रैक्ट किया है तो क्या मून को भी अर्थ ही अट्रैक्ट करती है। इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस, क्या दोनों ही केसेस के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या वो सेम है, मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है क्या वो सेम है। नाउ ही कंसिडर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। तो उन्होंने आगे जाके हल निकाला, उन्होंने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया कि भाई चाहे एप्पल हो चाहे मून हो, उन दोनों के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक ही है। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन। So it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. तो उन्होंने बताया कि जो मून है ये अर्थ की जब चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो अर्थ क्या करती है बेटे, उसके सेंटर पार्ट से, मून के सेंटर पार्ट से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यही वजह है कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और सेम यही रीज़न है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो उसके पीछे भी यही रीज़न है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके सेंटर पार्ट से सन ने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। समझे। तो अब इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। यस, एक्टिविटी आपके 10.1 बुक में दिया है। इसमें क्या है बेटा कि आपने कोई भी एक स्टोन या कोई बॉल जो है उसे थ्रेड से बांधा, और थ्रेड से बांधने के बाद में आपने क्या किया कि उसे पहले फर्स्टली तो हाथ में रखने के बाद हम उसे चारों तरफ घुमाएंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने के बाद में आपको उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद में क्या होता है कि आप देखेंगे कि फोर्स न भी अप्लाई करें तो भी वो जो स्टोन है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर ही चक्कर लगाता है। ठीक है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट दैट मीन्स कि देखिए जब स्टोन को इन्होंने थ्रेड से बांध दिया है उसके बाद ये यहाँ पर आया, इस जगह पे यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, देन इधर, देन इस तरीके से हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या हो, हर एक टाइम में क्या हो रहा है कि जो डायरेक्शन हो रही है वो चेंज हो रही है। ठीक है। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जो साइड के अंदर जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन जो है वो भी चेंज हो रहा है। नाउ द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड द कीप्स द बॉडी मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अंडरलाइन कर लीजिए बेटा इसको। यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा फोर्स जो सेंटर के अराउंड लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यस, तो यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स न होने पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा।
कैसे स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि सर्कल के साइड में जो लाइन होती है जो कि किसी एक पॉइंट के ऊपर सर्कल को टच करती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टेंजेंट्स कहते हैं। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। यस, टेंजेंट्स टू अ सर्कल। बात को समझने की कोशिश करिएगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो वो किस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से, इसके अराउंड। ओके, वो इस सर्कल वाले पाथ के अंदर मूव करता रहेगा। लेकिन यदि सेंट्रीपिटल फोर्स एब्सेंट हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो मूव करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन की तरह चला जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, टेंजेंट्स टू अ सर्कल, जैसे कि सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन and only one point is called a tangent to a circle. Straight line ABC is a tangent to the circle at point B. तो ये एक लाइन है ABC और ये पॉइंट B के ऊपर सर्कल के ऊपर मीट करती है, तो ये इस सर्कल का टेंजेंट कहलाएगी। और इसकी आप ब्रीफली स्टडी जो है वो 10th क्लास के अंदर करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है मून के ऊपर, अर्थ की वजह से। नाउ इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। यदि ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो मून क्या करेगा, मून भी एक स्ट्रेट लाइन के जैसे ही चला जाएगा। इस तरीके से वो अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा और एक टेंजेंट्स की जैसे मूव करेगा। नाउ नेक्स्ट है, इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल, व्हाई? तो आपको क्या लगता है कि केवल अर्थ ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है, क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करता? क्या लगता है आपको, एप्पल करता होगा अर्थ को अट्रैक्ट? डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? क्या करता है? वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। हम तो ये देखते ही नहीं है कि एप्पल के अट्रैक्ट करने पर अर्थ उसकी तरफ खिंच जाए। तो इस सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर, इस जगह। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या था, एक्शन रिएक्शन, यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो यदि अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को या एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है तो एप्पल भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स या ये कहें कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई करता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जिसका जितना मास होगा वो उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है ना। ये पढ़ा था हम लोगों ने सेकेंड लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लें, उसके बाद में आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जितना ज़्यादा मास होगा उस पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वो भी ज़्यादा होगा। द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। अब क्या है कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इवन जो मून है उससे भी सबसे ज़्यादा मास किसका है, अर्थ का है। इसीलिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है, खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग फॉर टूवर्ड्स द एप्पल। इसीलिए हम लोग कभी नहीं देख पाएंगे कि एप्पल जो फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ के ऊपर उसकी वजह से अर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। एक्सटेंड द सेम आर्गुमेंट फॉर वाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। यही वो वजह है कि मून के अट्रैक्ट करने पर अर्थ क्यों नहीं उसकी तरफ खींचती। तो ये समझ में आ गया कि मास जो है इसके पीछे जो भी मेन रीज़न है वो क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स जो होगा वो अप्लाई होगा। ओके, इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर हम देखते हैं क्या कि
जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। बाय आर्ग्यूड द सेम वे वी कैन से द देयर एग्जिस्ट ऑफ द फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। हम यही कह सकते हैं कि जो सन है वो भी प्लैनेट्स के ऊपर अपना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, नाउ दिस फोर्स इज अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। ये फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है उसे हम क्या नाम देंगे बेटे? उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ नेक्स्ट, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ इज ग्रेविटी। देखिए, अ फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने के लिए फोर्स लगे। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। ये सब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है और शॉर्ट नोट के रूप में आपके लिए स्लाइड रखी है मैंने, ताकि आप नोट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लें। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, द फोर्स with which the earth pulls the object towards it is called the gravitational force of the earth or gravity। ठीक है, the gravitational force between the sun and the earth keeps the earth in uniform circular motion around the sun। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपके पास। एक तो ये यहाँ पे आ गया कि वो राइट द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स या व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको ये लिखना है आंसर। और उसके बाद में ये है यहाँ पर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अर्थ के ऊपर वो क्या क्या घटनाएं हो रही हैं जिसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो फॉर होल्डिंग द एटमोसफियर अबव द अर्थ, एटमोसफियर को होल्ड करने के लिए, फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, जो बारिश होती है तो बारिश की बूंदें नीचे की तरफ आती हैं, अर्थ की तरफ आती हैं, तो उसके पीछे भी ग्रेविटेशन फोर्स है। फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स, जो नदियों में जो पानी बहता है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके पीछे भी क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। फॉर कीपिंग अस फर्मली ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर हम जो है अर्थ की सरफेस पे टच करके खड़े हुए हैं, तो उसके पीछे भी कौन सा रीज़न है? ग्रेविटेशन फोर्स है। क्योंकि अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो हम लोग क्या कर रहे होते? हम लोग तो तैर रहे होते एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना। जैसे कि अपने एस्ट्रोनॉट्स को देखा हो कि जो पिक्चर्स वगैरह में आपने देखा होगा बेटे कि एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स के साथ में क्या होता है, वो वहाँ पे हवा में तैर रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं तैर रहे? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारे पर। फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और अर्थ जो मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसके पीछे भी जो मेन रीज़न है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, आप इसकी तैयारी कर लें अच्छे से। नाउ इन द लास्ट, ये देखिए आपको लास्ट स्लाइड में मैंने ये बताया है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून कॉजेज टाइड्स द सी। जो समुद्र में जो सीज में टाइड्स आते हैं, टाइड्स का मतलब है लहरों का बहुत ऊंचा उठना, है ना। इसको हम ये समझ सकते हैं कि दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे जो लहरों की ऊंचाई है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई फुट तक हो जाती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न है कि इन दोनों टाइमिंग्स के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ही टाइड्स आते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी स्टडी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर दूंगी। आई होप कि आज का जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा है वो आपको समझ में आया होगा, एंड वी विल बी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड। ओके, थैंक यू।